हेलो एवरीवन। आज 18 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी में जो भी आर्टिकल आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, तो उनके एमसीक्यूज फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों का ध्यान रखा जाता है खासतौर पर, अगर आप देखेंगे। और इस पीडीएफ में आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे डेली के करंट अफेयर बेस्ड। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगा, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी मिलेगा। पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, साथ ही या तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है? आईएफसीसीटी के बारे में है। अब इसके बारे में जान लो, उसके बाद आप यहाँ पे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि आखिर भाई ये आईएफसीसीटी है क्या। तो अभी आपने देखा होगा कि यूएनएफसीसीसी नामक संगठन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एक तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका पर्पस क्या था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव लेना। अब उसकी हर साल बैठक होती है, उस बैठक को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या सीओपी। अब जो सीओपी होती है, सीओपी के बारे में बात करें तो अभी सीओपी 30 हुई है। अब सीओपी 30 कहाँ पे हुई? सीओपी 30 हुई बेलेम में। अब बेलेम कहाँ है? तो बेलेम है ब्राज़ील में। तो ये भी सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, बेलेम में समिट हुई, यहाँ पे कई सारे डिसीजन निकल के सामने आए। ठीक है, अब इसमें एक अभी डिसीजन निकल के सामने आया किसके बारे में? आईएफसीटी के बारे में, आईएफसीसीटी के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। तो क्लाइमेट चेंज और ट्रेड दोनों के संबंध में एक संगठन निकल के सामने आया है, जिसे आईएफसीसीटी कहा जा रहा है। कुछ स्टैटिक चीज़ें भी देख लें तो जो अर्थ समिट हुआ उसके बाद दो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है खासतौर पे यूएनएफसीसीसी को लेके। एक तो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। फिर 2015 में हुआ था पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस क्लाइमेट है ना एग्रीमेंट। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम जो आईएफसीसीटी पे आते हैं, तो जो आईएफसीसीटी है वो क्या काम करेगा, है ना। तो अगर हम आईएफसीसीटी के बारे में देखें तो यह एक अगर हम बात करें पॉलिटिकली हेल्प्ड मंच है, अगर हम बात करें पॉलिटिकली मोटिवेटेड मंच है, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो व्यापार की नीतियाँ या ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी हैं, ठीक है ना, ट्रेड जो पॉलिसीज़ होती हैं और जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी होती हैं, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। तो इन विवादों को यहाँ पे समाधान किया जाएगा और इसके बीच में जो गैप है इसको पाटा जाएगा इस संगठन के माध्यम से या इस समूह के माध्यम से। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये क्या है ना, तो ये हाँ, दो चीज़ें क्या है इसके बारे में आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पे शुरुआत की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में भी COP 30 में इस्टेब्लिश किया गया था या कब इस्टेब्लिश किया गया था, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 15 नवंबर की डेट को शुरुआत किया गया, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। आइए स्टेटमेंट देखते हैं कि आईएफसीसीटी वाज लॉन्च ड्यूरिंग द COP 30 बेलेम। COP 30 बेलेम में से लॉन्च किया गया था, बेलिंग में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आईएफसीसीटी विल नेगोशिएट बाइंडिंग ट्रेड क्लाइमेट एग्रीमेंट अमॉन्ग मेंबर्स कंट्रीज। तो जो भी देश हैं तो उनके जो बाध्यकारी जो व्यापार जलवायु समझौते पर बातचीत करेगा। तीसरा स्टेटमेंट है द फोरम इज इंस्टीट्यूशनली इंडिपेंडेंट फॉर बोथ WTO एंड यूएनएफसीसीसी। या WTO और यूएनएफसीसीसी दोनों से संस्थागत रूप से स्वतंत्र है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। या किसी भी बाध्यकारी या अगर हम बात करें बाइंडिंग ट्रेड या क्लाइमेट रूल्स की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बाइंडिंग रूल की बातचीत करेगा, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के बारे में बात करें। किसके बारे में? आदम चीनी के बारे में। आदम चीनी के बारे में क्यों न्यूज़ है? सबसे पहले न्यूज़ देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? न्यूज़। कि चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में क्यों था अगर हम देखें तो हाल में जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या वहाँ के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा? वैज्ञानिक ने कहा कि जो म्यूटेजेनेसिस हुआ है या उत्परिवर्तन का उपयोग करके, म्यूटेजेनेसिस का उपयोग करके जो आदम चीनी किस्म का जो चावल है उसमें रेजिलियंट कैपेसिटी डेवलप की जा सकती है या उसमें सहनशीलता का विकास किया जा सकता है, जो अन्य समस्याओं के संबंध में हो रहा है, जो अन्य चीज़ों से उसमें समस्याएं आ रही हैं। अब जो आदम चीनी चावल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसको GI टैग मिला हुआ 2023 में। 2023 में उत्तर प्रदेश के आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में खासतौर पर अगर देखा चंदौली और
वाराणसी या विंध्य क्षेत्र में भी उगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी ऊंचाई मोटाई इतनी ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसकी खासियत क्या है कि 120 दिन के अंदर ये पक जाता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सुगंध है अपनी, है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, इस संबंध में स्टेटमेंट यहाँ पे बनेंगे। स्टेटमेंट है आदम चीनी राइस एरोमेटिक ब्लैक राइस वेराइटी विथ जीआई रिकॉग्निशन। आदम चीनी चावल एक सुगंधित काला चावल है जिसे जीआई टैग से मान्यता प्राप्त है। दूसरा, इसका मुख्य उत्पादन पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, इट मेनली कल्टिवेटेड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तीसरा स्टेटमेंट है इट इम्प्रूव वेराइटी लोअर हाइट अर्ली मैच्योरिटी हाइल्ड। तो यह उन्नत प्रकार की कम ऊंचाई वाले, अगर हम बात करें शीघ्र पकने वाले, अधिक उत्पादन की विशेषता, ऐसी खासियत है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? अजेय वारियर के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? अजेय वारियर के बारे में। तो आइए अजेय वारियर के बारे में कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। आखिर ये है क्या अजेय वारियर? तो अजेय वारियर जिसे 25 बोला जा रहा है, 2025, ये 8th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है। कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड में इसको कंडक्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके बाद कंडक्ट किसके साथ होगा दोस्तों? तो यूके और भारत के साथ, यूपी और इंडिया के बीच बाई लिटरल जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। बाई लिटरल के साथ साथ बाई एनुअल है, अर्थात 2 वर्ष में की जाती है, 2 साल में की जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व यहाँ पर सिख रेजिमेंट ने किया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी थी। अब आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एक्सरसाइज अजेय वारियर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो आपने अगर पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि ठीक है, इंडिया यूके के बीच में हो रही है। दूसरी, इट हैज एनुअली, ये हर साल होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि हर साल नहीं, ये 2 साल में होती है। कितने साल में होती है? 2 साल में होती है, 2 साल में होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है 2025 एडिशन फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर द यूएन मैंडेट। तो इस बार का फोकस क्या था? काउंटर टेररिज्म को फोकस करना, ये इसका मैंडेट था, ठीक है। तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, आपको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, सही है। यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए, केवल 1 और 3, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 बात करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको बात करना है। अब क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट यहाँ पे है सेंटिनल 6B के बारे में है। अब क्या है सेंटिनल, ये भी देखेंगे, सब समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं हाल में क्या हुआ कि सेंटिनल 6B को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? सेंटिनल 6। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं सेंटिनल 6B। अब आखिर सेंटिनल 6B है क्या? तो सबसे पहली बात आप ये याद रखो कि एक सैटेलाइट है। क्या है? एक सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? NOAA ने मिलकर लॉन्च किया है। और इसके साथ कौन था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। अब ये सेंटिनल 6B लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन क्या कोई इसका पर्पज है? क्या कोई इसका उद्देश्य है? बिल्कुल इसका उद्देश्य है क्या? ओशियन की निगरानी करना, महासागरों की निगरानी करना, ओशियन में जो वाटर लेवल की वृद्धि हो रही है उसको निगरानी करना, ये पर्पज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंटिनल 6B ज्वाइंट मिशन नासा एनओए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मैंने आपको बताया कि नासा यूरोपियन एजेंसी एनओए के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्राइमरली मेजर ग्लोबल सी राइस। यह कार्य वैश्विक रूप से समुद्र स्तर वृद्धि को मापता है। इसका मिशन 15 साल का है, तो इसका लाइफ स्पैन 15 साल का है। ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम बात करें क्या करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट कौन से इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो सही स्टेटमेंट का हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 5.5 ईयर का रहेगा, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको सही कथन यहाँ पे चुनने हैं। जिसके बारे में स्टेटमेंट है, तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे लाइकोडोन इरिविनी के बारे में। लाइकोडोन इरिविनी, अब देखिए क्या है लाइकोडोन इरिविनी? LYCODON, लाइकोडोन इरिविनी। तो लाइकोडोन इरिविनी न्यूज में इसलिए था कि हाल में जो ग्रेट निकोबार में चमकीला अगर शाइनिंग वुल्फ स्नेक खोजा गया है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखना, ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। अब जो ये सांप की नई प्रजाति है, ये ग्रेट निकोबार में खोजा गया है। इसको यहाँ पे लाइको सबकिनटक्स जो फैमिली ग्रुप है उसका मेंबर ये माना जा रहा है। तो इसकी खोज हुई, जिस वजह से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या है ये। तो ये एक तरह की नई स्नेक प्रजाति वुल्फ स्नेक है। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, जिसे ग्रेट निकोबार में खोजा गया। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ करेक्टराइज बाई वाइट बैंडेड स्केल लाइक अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। इसे शरीर पर अन्य संबंधी प्रजातियों को सफ़ेद धारियों की वजह से जाना जाता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो स्टेटमेंट तीसरा इनकरेक्ट है। यहाँ पे पूरी तरह चमकदार व काला होता है, कोई सफ़ेद बैंड इसमें नहीं होते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है किसके बारे में यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है हाल में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। कौन सा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? क्वार इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब आखिर ये क्वार इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो क्वार इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोला जाए तो किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है। तो चिनाब नदी कहाँ पे बहती है? तो चिनाब नदी का जो किश्तवाड़ जिले में कहाँ पे है? किश्तवाड़ जिला। किश्तवाड़ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है 540 मेगावाट का, यह प्रोजेक्ट है जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। आपको पता होगा 1960 में जब जलवायु उसका भारत का पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो झेलम चिनाब रावी, अगर सिंधु झेलम चिनाब का जो पानी था, किसका? सिंधु का, झेलम का और चिनाब का। अगर हम सिंधु को इंडस भी बोला जाता है। ये जो इसका जो हक पाकिस्तान को दिया गया था, रावी ब्यास सतलज का हक भारत को दिया गया था। लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भारत यहाँ पे शुरुआत कर सकता है उसके अंतर्गत जो उसमें गाइडलाइन दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में स्टेटमेंट है, इट इज़ 540 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर, 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय CBPPL, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NHPC एंड JKSPDC। यह CBPPL द्वारा विकसित किया जा रहा है और NHPC JKSPDC का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स द एंटायर इक्विटी कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट। परियोजना में संपूर्ण इक्विटी योगदान भारत सरकार वहन करती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा? तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा इक्विटी भारत सरकार नहीं उठाती, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में है? तो अगला जो स्टेटमेंट है किसके बारे में? दरिया बहादुर आइलैंड के बारे में है, ठीक है, दरिया बहादुर आइलैंड के बारे में है। तो उडुपी की पुलिस ने हाल में 8 पर्सन को के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो दरिया बहादुर आइलैंड है उनमें उन्होंने प्रवेश किया। तो दरिया बहादुर आइलैंड में एक किला है जिसे दायरा बहादुर भी, दरिया बहादुर जो भी है, तो दायरा बहादुर किला उसे बोला जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? बसवप्पा नाइक के द्वारा बनवाया गया था। बसवप्पा नाइक के द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है। तो यह किला बीदनूर के जो बसवप्पा नाइक थे उनके द्वारा बनाया गया था और द्वीप में लगभग 250 गज के आसपास अगर हम बात करें तो द्वीप का क्षेत्रफल 1.6 किलोमीटर है। छोटा सा ही किला, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस किले में एक रहस्य ये जुड़ा है कि हैदर अली के आक्रमण से बचने के लिए राजा का खजाना कहीं यहाँ दफनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी, इस वजह से कुछ लोग यहाँ पे जाते रहते हैं खजाने की खोज में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नियर मालपे बीच, कर्नाटक के मालपे बीच में है इसका। इट इज़ आल्सो नोन एज भगदरा लाइट हाउस एंड द्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरा, द आइलैंड कंटेन हिस्टोरिक दरिया बहादुर गढ़ फोर्ट। यह द्वीप ऐतिहासिक दरिया बहादुरगढ़ किला स्थित है। तीसरे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे साइबर अपराध के बारे में देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विनती किया, मान के चले केंद्र सरकार को कहा कि आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को रेटिफाई कर लीजिए, और एक तरह का रिक्वेस्ट उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे न्यूज़ में आ जाता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, तो UNCAC, ठीक है, UNCAC। तो इसको अगर हम बात करें 2024 दिसंबर में अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? UN जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था। तो UN जनरल असेंबली क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक तरह की विधानसभा है। कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो 6 बॉडी हैं, UNSC है, UNGA, तो उसमें से UNGA एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात थी कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए पूरे देश को साथ आने की आवश्यकता है। अब ये समझौता तभी प्रभाव में आएगा जब 40वां देश इसमें यहाँ पे शामिल होगा। अब भारत भी अभी तक यहाँ पे इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है शामिल हो जाते हैं, जिससे भारत में साइबर के अपराध बढ़ रहे हैं उसके संबंध में कुछ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहाँ पे है, इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के खिलाफ पहला बाध्यकारी साधन समझौता है। दूसरा, इट वाज एडॉप्टेड बाय UNGA इन दिसंबर 2024। UNGA 2024 में अडॉप्ट किया गया था। भारत ने इसमें अर्लीस्ट साइन कर दिया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट कराया जाता है, लगता है सही हो जाएगा लेकिन वो एक्चुअली गलत हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड, ये 10 नंबर तो सेम वही पहला क्वेश्चन का से मिलता जुलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमने लिखित कथनों के बारे में बताना है। कौन से अवार्ड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि दीज अवार्ड आर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। यह पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में भारत के नागरिक सम्मान है। दूसरा यहाँ पे है कि दे आर इम्प्लीमेंटेड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इन्हें प्रदान किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है,
ओनली डेयरी फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर द अवार्ड। इन पुरस्कारों में केवल डेयरी किसान पात्र होंगे। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। सिर्फ डेयरी नहीं, बल्कि अगर हम बात करें FPOs हैं या बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जुड़े हुए लोग भी इसके पात्र होंगे। ठीक है, इसमें पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें पहला पुरस्कार 5 लाख का है, दूसरा 3 लाख का, तीसरा 2 लाख का। तो इस तरह से अलग अलग पुरस्कार यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। किसके अंतर्गत? नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये डिस्कशन आज की इतनी ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप और भी वीडियोस उससे आप देख सकते हैं, जैसे करंट अफेयर के वीडियो जो डाले जाते हैं, साथ ही जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम उसका ही पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे आप सिलेबस के टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग आप ही करवाई जाती है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।